Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th of May 2020. तो 15 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TIMS portal or get our current affairs PDF, they can get that from the links given in the description comment section below. Those who want to join us in our various social media platforms, the links are given in the description comment section below, so you can join us there as well. Let's start with the questions first. तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान. UNMOGIP के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज़ बीन टास्क्ड विद मॉनिटरिंग द सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स अंडर द UNMOGIP वॉज डबल्ड रिसेंटली फॉलोइंग द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. ऑप्शंस आर 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली या नन ऑफ द अबव. सो एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. तो बिल्कुल सही बात है, UNSC के रेजोल्यूशन से ही ये बनाया गया है. 1949 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ईयर था जिसमें बनाया गया था. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ टास्क्ड विद मॉनिटरिंग द सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सीज फायर लाइन को मॉनिटर करता है इंडिया पाकिस्तान के बीच का. तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट अभी नहीं की है. तो 1 and 2 विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर. ओके, तो बी इसका आंसर है करेक्ट. और इंडिया जो है वो MOGIP को बोलता है कि ये मतलब इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी और इररिलेवेंट है अब ये. ओके, तो ये इंडिया इसके फेवर में है भी नहीं इस समय. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT ट्रीटी जो है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज ब्रॉट इन 1974 इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर अमंग इट्स मेंबर्स. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया पाकिस्तान इजराइल आर दी ओनली न्यूक्लियर कंट्रीज दैट आर नॉन सिग्नेटरीज ऑफ दिस एग्रीमेंट. तो इसका एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट तो गलत है. पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन बना था इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज 1974 टेस्ट वाज NSG नॉट NPT, है ना. तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो बचते हैं अपने पास A या C. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है. तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान एंड इजराइल आर दी ओनली कंट्रीज. तो ऐसा नहीं है. इंडिया पाकिस्तान इजराइल एंड साउथ सूडान आर द हैव नॉट साइन द ट्रीटी. ओके, तो ये भी गलत है. एंड इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो केवल सही है. एकमात्र स्टेटमेंट जो सही वो सेकंड है, ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर अमंग इट्स मेंबर. तो ये सही है. जैसे UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना दीज आर द मेंबर कंट्रीज. ठीक है ना, तो याद रखेगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. तीसरा जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट इनमें से कौन निकालता है? ऑप्शन आर A वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, B यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, C यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, या D एमनेस्टी इंटरनेशनल. तो सोच लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. आंसर फॉर दिस विल बी A वर्ल्ड इकोनॉमिक forum. तो A वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम will be the correct answer. So these were the 3 questions for you today. I hope you got clarity regarding these 3 questions. आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो आज अपनी मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं. उसमें आप जो मैप देखेंगे वो है सिनाई पेनिनसुला रीजन का. तो सिनाई पेनिनसुला जो रीजन है ये आपको इजिप्ट के ऊपर दिख रहा होगा. ओके, इजिप्ट के पास आपको दिख रहा होगा. ये कुछ इस तरीके से दिखता है. देखो, ये इजिप्ट के ऊपर आपको दिख रहा है. ये सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन है और यहाँ पे ये इजिप्ट है. और इजिप्ट के जो रीजन है उसके बीच में जो गल्फ़ आते हैं गल्फ़ ऑफ सुएज कहलाते हैं. तो गल्फ़ ऑफ सुएज आप सबको पता है कि 1869 में ये स्टार्ट हुई थी. इसका काम जो शुरू हुआ था वो 1869 में शुरू हुआ था और ये बनी थी 1859 से 1869 के बीच में. ओके, तो 1859 से 1869 के बीच बनी थी और 1869 से फिर ये काम करना शुरू किया. तो अपना जो सिनाई है वो गल्फ़ ऑफ सुएज और इधर साइड गल्फ़ ऑफ अकाबा है. ओके, तो ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है. गल्फ ऑफ अकाबा जो है उसको वो रेड सी की एक आर्म कहलाती है. इट इज़ एन आर्म ऑफ रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा. यहाँ देख सकते हैं आप. एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तिरन आइलैंड है. ये आइलैंड्स आपको दिख रहा होगा. ये आइलैंड जो है ये आपको तिरन आइलैंड्स हैं. तो तिरन आइलैंड्स की अगर लोकेशन कभी आपसे पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कि ये तिरन आइलैंड कहाँ पर था, है ना. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं. और इधर साइड यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट सेड. ओके, तो यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है क्या? पोर्ट सेड. तो दिस इज़ पोर्ट सेड, याद रखिएगा. एंड मेडिटेरेनियन सी तो है यहाँ पे जो टच करता है. इधर साइड मेडिटेरेनियन सी ऊपर से टच करता है ना. और यहाँ पे सिनाई जो है दैट इज़ अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका. ओके, तो सिनाई को एक लैंड ब्रिज कहते हैं बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका है. तो एशिया एंड अफ्रीका के बीच में एक लैंड ब्रिज का काम करता है सिनाई. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. तिरन आइलैंड्स आपको दिखा दिया मैंने. गल्फ ऑफ सुएज के बारे में बता दिया आपको कि गल्फ ऑफ सुएज जो है बेसिकली वो आपका
1859 से 1869 के बीच में बना था, याद रखिएगा। और इधर मैंने आपको इजिप्ट दिखा दिया, इजिप्ट के ऊपर आपको सिनाई दिखा दिया, सिनाई वाला जो रीजन है वो दिखाया। गल्फ ऑफ अकाबा दिखाई कि जो आर्म है रेड सी की, इधर साइड गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तीरन आइलैंड्स भी दिखा दिया, रेड सी दिखा दिया, है ना। और तो ज़्यादा कुछ इस मैप में नहीं है जो आपको जाना चाहिए। और दिस वॉज द मैप फॉर सिनाई पेनिनसुला रीजन। तो ये सिनाई पेनिनसुला इज़ अ लैंड जो कि तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। ओके, तो पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है जो कि तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको दिख रहा होगा, ये आपका डेड सी है। देखो ये जो छोटा सा बॉडी है डेड सी है, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे तीन वाटर बॉडी कौन सी, इधर तो आपका मेडिटेरेनियन है, इधर आपका गल्फ ऑफ स्वेज है, इधर आपका गल्फ ऑफ अकाबा है ना, इधर नीचे रेड सी है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो वाटर से तीन साइड से सेपरेटेड है, घिरा हुआ है। इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, एक पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स। अब जो सेकेंड ट्रांच है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, इकोनॉमिक पैकेज जिसका अनाउंसमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उसका कल पहला फेज़ का के डिटेल्स आए थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ जानी कि कहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ की 3000 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइग्रेंट्स के लिए क्या किया गया है। ओके, तो अब ये जो पैकेज था ये माइग्रेंट्स के लिए था। क्लोज टू 8 करोड़ माइग्रेंट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऐसे 8 करोड़ माइग्रेंट्स जिनको किसी भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको 5 kg ग्रेन दिया जाएगा पर पर्सन एंड 1 kg चना दिया जाएगा पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 months। ओके, तो क्लोज टू 8 करोड़ माइग्रेंट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द फूड distribution system will be given 5 kg of grains per person, 5 kg of grains per person and 1 kg चना per family per month for 2 months। ओके, तो ये दिया जाएगा। अगली चीज देखिए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्लान्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्लान किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। देन इंटरेस्ट सबवेंशन वर्थ ₹1500 करोड़ अनाउंस्ड फॉर मुद्रा शिशु लोन्स अप टू 50,000। तो जो शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 तरीके के लोन होते हैं जो कि मुद्रा में दिए जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शिशु, किशोर और तरुण कितने कितने रुपीज़ में दिए जाते हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 3 तरीके के लोन हैं जिसको बोलते हैं शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 लोन होते हैं मुद्रा के अंतर्गत, ठीक है ना। अब उसी में इंटरेस्ट सबवेंशन वर्थ 1500 करोड़ अनाउंस किया गया है। और शिशु लोन जो होते हैं वो 50,000 रुपये तक के लिए होते हैं। तो ये मुद्रा जो है आपका, उसमें 50,000 तक के जो लोन्स है वो शिशु के अंदर आते हैं, उसमें आपको दिया गया है बेसिकली ये इंटरेस्ट सबवेंशन। देन 1 नेशन 1 राशन कार्ड टू बी यूज्ड टू एक्सेस द पीडीएस अक्रॉस कंट्री। देश में पीडीएस सप्लाई को एक्सेस करने के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अप्लाई किया जाएगा। 100% नेशनल कवरेज इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2021। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्टेट में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी स्टेट में उसका यूज़ करके अपना ले सकते हो, ना कि केवल रजिस्टर्ड जगह पे, ठीक है ना। तो ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली स्कीम थी और 2021 तक ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च 2021 तक ये पूरा कवरेज हो जाएगा। फंड्स वर्थ ₹6,000 करोड़ टू बी यूज्ड फॉर बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर आदिवासीज एंड ट्राइबल्स। तो आदिवासी एंड ट्राइबल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए यूज़ किए जाएंगे। स्कीम वर्थ ₹5,000 करोड़ टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट इजीली मिल सके, इस कारण से उनको 5,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। देन 63 लाख एग्रीकल्चरल लोन्स वर्थ ₹86,600 करोड़ अप्रूव्ड बिटवीन March 1 and April 30। कंसेशनल क्रेडिट फॉर 2.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशियरीज वर्थ ₹2 lakh crore। Then center has released ₹11,000 crore to states on April 3 to augment the funds in their state disaster response fund। तो SDRF फंड के लिए सेंटर ने रिलीज़ किए 11,000 करोड़ रुपए, ताकि स्टेट्स जो हैं वो उसको बेसिकली जो माइग्रेंट्स उनके लिए शेल्टर्स बना सके, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है कि माइग्रेंट्स के लिए शेल्टर्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है, इसलिए उन सेंटर ने 11,000 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना। देन 14.62 करोड़ % डेज ऑफ वर्क जनरेटेड अंडर मनरेगा एज ऑफ May 13। तो May 13 तक 14.62 करोड़ % डेज वर्क जनरेट कर दिया गया है। तो दैट इज़ द थिंग। ओके, वो किया जाएगा 13 मई तक, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग, कर दिया गया है, सॉरी। ओके, तो ये न्यूज़ थी पहली।
अगली जो न्यूज़ है, वर्क फ्रॉम होम में स्टे फॉर गवर्नमेंट स्टाफ। तो अब हुआ क्या है कि एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया गया है। ड्राफ्ट पेपर किसने रिलीज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया है और इस ड्राफ्ट पेपर में उन्होंने बेसिकली जो चीज़ें बताई उनमें से एक पॉइंट है आपका वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम जो रूल है वो किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। जो ड्राफ्ट रूल है उसमें, देन एलिजिबल स्टाफ कैन वर्क फॉर 15 डेज अ ईयर। वर्क फ्रॉम होम जो होगा वो 15 दिन पर ईयर एलिजिबल स्टाफ के लिए एलिजिबल रहेगा। एम्प्लॉयज़ विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स और डेस्कटॉप। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप दिया जाएगा। देन एम्प्लॉयज़ माइट ऑल्सो बी रीइंबर्स्ड फॉर इंटरनेट सर्विसेज यूज्ड वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। तो जो इंटरनेट यूज़ होगा उसके लिए भी उनको पैसे दिया जाएगा। देन क्लासीफाइड पेपर्स एंड फाइल्स कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फ्रॉम होम। तो जो क्लासीफाइड पेपर्स एंड फाइल्स रहेंगी वो प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम होम। दैट इज द थिंग, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो ड्राफ्ट पेपर आया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ फीचर्स रहेंगे। एलिजिबल स्टाफ वर्क कर सकता है 15 डेज अ ईयर। एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाएगा लैपटॉप्स और डेस्कटॉप। एम्प्लॉयज़ माइट ऑल्सो बी रीइंबर्स्ड फॉर इंटरनेट सर्विसेज यूज्ड वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप। एंड क्लासीफाइड पेपर्स एंड फाइल्स कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फ्रॉम होम। क्लासीफाइड जो पेपर्स एंड फाइल्स है उनको आप होम से प्रोसेस नहीं कर सकते। सो दीज वर द थिंग्स विच वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल सेगमेंट्स है वो देख लेते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है स्टॉप द रिटर्न ऑफ लेजिस्फेयर। तो स्टॉप द रिटर्न ऑफ लेजिस्फेयर आर वही गई और अन्ना मैथ्यू ने ये आर्टिकल लिखा है। दैट्स अ वेरी गुड आर्टिकल एंड लेबर प्लाइट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। नोट्स हमने बना ली है। तो स्टॉप द रिटर्न ऑफ लेजिस्फेयर, सबसे पहले व्हाट इज लेजिस्फेयर आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्फेयर होता है क्या। तो एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी लेजिस्फेयर की, जिसमें उन्होंने कहा था फ्री मार्केट और नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन में गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं रहेगा। जैसे लेबर जो लॉज हैं वो सब भी लेबर के जो ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, तो उसको लेजिस्फेयर बोला जाता है। फ्री नो इंटरफेरेंस बेसिकली। अब नो इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगा, लेकिन वो कैपिटलिस्ट के जो प्रोसेसेस है, जो लैंड लेबर कैपिटल इनसे रिलेटेड है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ऑथर सबसे पहले स्टार्ट हाईलाइट करता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, तो ऑथर स्टार्ट्स बाय हाईलाइटिंग द वर्कर्स राइट टू गो होम वाज कर्व्ड ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अभी जो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया, उस कारण से जो वर्कर्स का राइट था अपने घर जाने का वो उनसे छीन लिया गया। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII जो है उसने सजेस्ट किया 12 आवर्स वर्क शिफ्ट, 12 घंटे की वर्क शिफ्ट उसने सजेस्ट की है इन ऑर्डर टू, और ये भी कहा कि जो लोग इस वर्क शिफ्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर पीनल एक्शंस लिया जाएगा। द एम्प्लॉयर्स वांट द स्टेट टू रीइंट्रोड्यूस द लेजिस्फेयर एंड अ सिस्टम ऑफ इंडेंचर फॉर द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स टू। तो यही कहा गया ऑथर द्वारा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो नौकरी देने वाले हैं वो एक तरीके से उस लेजिस्फेयर सिस्टम को वापस लाना चाहते हैं जो कि इंडेंजर लेबर की तरह काम करवाना चाहता है, इंडेंजर्ड लेबर की तरह काम करवाना चाहता है। तो अब पहले तो ऑथर ने यहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वर्जन 2.2 बोला है, इसको 2.0 बोला है। क्यों बोला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वर्जन 2.0? क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था और ये जो चीज़ अभी देखने को मिल रही है ये उसका नया वर्जन देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। ओके, सो दिस मूव इज अ रेमिनिसेंट ऑफ द बार्बरिक सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बंगाल रेगुलेशंस 7 1819। तो बंगाल रेगुलेशन 7 जो 1819 में आया था उसका कहना चाहिए कि ये दूसरा पार्ट आ गया है। ये असम टी स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल रेगुलेशन 7 जो था 1819 का, 1819 का बंगाल रेगुलेशन 7। तो यहाँ पे वर्कर्स हैड टू वर्क अंडर अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहना पड़ता था वर्कर्स को। एंड जो डेजर्शन था दैट वाज पनिशेबल। तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863 आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863 जो कि बंगाल में पास हुआ। इससे उन्होंने क्या किया बेसिकली कि जो लेबर्स थे तो उनको डिटेन करके 6 महीने तक के लिए इम्प्रिजन करने का पावर भी उसके अंतर्गत आया। देन बंगाल एक्ट 6 आया 1865 का, जिसको बाद में विच वॉज लेटर पास्ड टू डिप्लॉय द स्पेशल इमिग्रेशन पुलिस टू प्रिवेंट लेबरर्स फ्रॉम लिविंग। तो लेबरर्स को भागने से या जाने से रोकने के लिए बंगाल एक्ट 6 आया 1865 में। ठीक है ना। तो ऑथर ने ये 3 तो पहले बताया कि कॉलोनियल टाइम्स में किस तरीके से उनको लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था, किस तरीके से रोका जाता था, चाहे वो बंगाल रेगुलेशन 7 1819 का हो या ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863 का हो या बंगाल एक्ट 6 ऑफ 1865 का हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि उस समय के जो लीडर्स थे लेकिन दे वर इन सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स राइट्स। तो वर्कर्स की डिमांड
वॉज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स बैक देन। अब होता क्या था, इस कारण से रॉयल कमीशन ऑन लेबर बनाई गई, जिसने कि अपनी रिपोर्ट दी 1935 में। ब्रिटेन को फोर्स कर दिया इस पॉलिटिकल सपोर्ट ने कि उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन लेबर बनाई और उसने अपनी रिपोर्ट 1935 में दी। और बाद में जब हम लड़ते लड़ते आज़ाद हो गए तो फिर प्लांटेशन लेबर्स एक्ट 1951 में आया। प्लांटेशन लेबर्स एक्ट 1951 में आया। डिग्निटी ऑफ लेबरर्स थ्रू डेमोक्रेसी, द ऑथर कहता है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक लॉज स्टैट्यूट्स के थ्रू डिग्निटी ऑफ लेबर्स को मेंटेन किया गया। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 8 घंटे शिफ्ट का काम बोलती है, ओवर टाइम अगर होता है तो वेजेस की बात करती है, वीकली ऑफ की बात करती है, लीव विद वेजेस की बात करती है, मेजर्स फॉर हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी का काम करती है। तो इस तरह से आप डिग्निटी मेंटेन करते हैं लेबर्स की, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो आपका, वो बेसिकली वर्कर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है और डिस्प्यूट्स अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में आ जाए तो उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। जो अनजस्ट रिट्रेंचमेंट है या अनजस्ट किसी को नौकरी से निकाल दिया गया तो उसको भी हैंडल करता है। देन एक आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है जो कि ये मेक श्योर करता है कि सबको एक मिनिमम वेज मिलती रहे, उससे कम ना मिले, है ना। तो इस कारण से जो डीपीएसपीज हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 हो गया जो लाइफ लिबर्टी का है, देन आप आर्टिकल 23 हो गया जो कि फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, तो इन सबको वो बेसिकली प्रिवेंट करती है और इन सबको मतलब स्ट्रेंथन करती है कि आप जो लेबर राइट्स उनको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं ये जो वेरियस एक्ट्स हैं। ट्रेड यूनियन वहीं पे बनाए गए हैं। ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा रोल है इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ वर्कर्स। ओके, तो वर्कर्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा योगदान है। देन सुप्रीम कोर्ट ने ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर 1983 केस में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर 1983 में कहा दैट इन द डेज ऑफ लेजिस्फेयर, जो लेजिस्फेयर के दिन थे, द मैनेजमेंट वाज द सुप्रीम मास्टर, जो कंपनी का मैनेजमेंट रहता था वो सुप्रीम मास्टर होता था। एंड इस कारण से ये एक अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट होता था जो कि मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में होता था। अनइक्वल क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत पावरफुल और लेबर बहुत कमजोर। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ग्लैक्सो लैबोरेटरीज एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर केस 1983 में कहा, इस कारण से स्टैट्यूटरी लॉज जो होते हैं दे आर नीडेड टू एम्पावर द वीकर पार्टनर, दैट इज द वर्कर्स। तो वीकर पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए इस कारण से फिर लॉज की या स्टैट्यूटरी लॉज की जरूरत पड़ती है। अब सेक्शन 5 जो फैक्ट्रीज एक्ट का है वो आपका ये कहता है कि जो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को एंड टू एग्जेम्प्ट ओनली इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। जो ये 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट है इसको केवल पब्लिक इमरजेंसी के टाइम में स्किप करने का काम या एग्जेम्प्ट करने का बोलता है सेक्शन 5 फैक्ट्रीज एक्ट का। अब अगर ये पब्लिक इमरजेंसी देखी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेव इमरजेंसी होनी चाहिए जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट हो या जो इंडिया की टेरिटरी है वो थ्रेटेंड रहे बिकॉज ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, लेकिन एट प्रेजेंट अगर कोविड-19 का टाइम देखें तो देयर इज नो सच थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। अभी तो कोई ऐसी थ्रेट नहीं है इंडिया की सिक्योरिटी को। सो व्हाई आर वी इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 12 आवर्स? तो हम इस समय क्यों इंक्रीज कर रहे हैं वर्किंग आवर्स को 8 to 12 में? अगली चीज़, अगर आप देखो कि मोस्ट ऑफ द जो लेबर का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हो, लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है एंड जो मोस्ट ऑफ द लॉज हैं वो सेंट्रल इनैक्टमेंट्स हैं। अब यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया और उन्होंने ये बोला which nullifies the Factories Act 1948, Minimum Wages Act 1948, Industrial Establishment Standing Orders Act 1946, Trade Union Act 1926. तो how can a state government do so with such central enactments? इस तरह के central enactments को किस तरीके से बेसिकली कहना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इतने सारे सेंट्रल लॉज को नलीफाई कर सकती है? क्या इतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है? ये वाली बात भी सोचने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस डीजे बहादुर एंड अदर्स 1980 केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया दैट एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस, ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस डीजे बहादुर एंड अदर्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस कैन बी ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन और लेजिस्लेशन। इट कैन ओनली बी थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन और लेजिस्लेशन। तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, अब यहाँ पे ऑथर ने यही चीज़ें हाईलाइट की कि इस तरीके से लॉस को जो एब्रोगेट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। ओके, स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? बेसिकली इस आर्टिकल में बोला ये गया है कि स्टेट्स को ना तो पे किया जा रहा है जितना उनका ड्यू है, ना ही उनको जो उनकी पावर थी सेल्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की वो भी उनसे छीन ली गई है। ओके, क्यों? क्योंकि अब जीएसटी का मैकेनिज्म आ गया है। तो स्टेट के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है? तो स्टेट के रेवेन्यू के बेसिकली मेजर जो सोर्सेज हैं वो दो सोर्सेज हैं। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन टैक्सेस, एक तो वो खुद जो टैक्स लगाते हैं, और दूसरा शेयर इन द सेंटर टैक्सेस, सेंटर का टैक्सेस और जो आपका स्टेट का ओन टैक्सेस होता है।
तो अगर हम देखें स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, केरला, ये 70% जो इनका रेवेन्यू आता था वो उनके खुद के टैक्सेस से आता, जो कि वो स्टेट बाउंड्रीज के विद इन जनरेट करते थे, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि जीएसटी आने के बाद से ये बेसिकली जो है अपने राइट्स खो चुके हैं। जीएसटी में क्या हो रहा है, सेंट्रल कनेक्ट कर रहा है, फिर सेंटर अब इनको स्टेट्स को दे रहा है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, स्टेट्स वर फ्री टू चार्ज द सेल्स टैक्स, स्टेट्स सेल्स टैक्स लगाते थे, है ना, और अगर कोई डिजास्टर की कंडीशन आए तो वो रेज भी कर देते थे स्लैब को। बट अब क्या आ गया है, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है जीएसटी के आने के बाद, तो स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टैक्स बॉयंसी दोनों सेक्रीफाइस कर दिया है, मतलब अपनी जो फिस्कल पावर है उनको सेक्रीफाइस कर दिया है। और क्यों सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उनको लगा कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी और टैक्स बॉयंसी आएगी, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, स्टेट्स और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए सेंटर के ऊपर। तो ये ट्रिपल ब्लो, ऑथर ने कहा कि ये ट्रिपल ब्लो है। क्यों, बिकॉज स्टेट्स आर नॉट बीइंग व्हाट दे आर ओड, पहला, दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड विद एडिशनल सोर्सेज, दूसरा, एंड बियरिंग द ब्रंट ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट, तो पैंडेमिक तीसरा। तो ये ट्रिपल ब्लो बेसिकली देखने को मिला है। अब कई लोग सवाल उठाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या अल्कोहल ही सोल्यूशन है। जैसे आप पूछेंगे कि क्या, क्यों स्टेट गवर्नमेंट फोर्स करें कि अल्कोहल की शॉप्स खुलने चाहिए नहीं खुलनी। तो देखो क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू उनको मिल नहीं रहा है, वो पूरी तरह सेंटर पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़, जो उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, चाहे पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इनकी डिमांड ऑलरेडी कम चल रही है। लॉकडाउन चल रहा है तो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम चल रही है, ना इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मांग रही है, ना पेट्रोलियम ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इस कारण से जो ओनली वायबल ऑप्शन उनके पास बचता है वो अल्कोहल बचता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या स्टेट्स जो है वो बोरो नहीं कर सकते मनी, तो इन ऑर्डर टू बोरो द मनी सेंटर का अप्रूवल चाहिए, या फिर सेंटर को क्या करना चाहिए कि सेंटर या तो बोरिंग लिमिट बढ़ाएगा या फिर वो गारंटर की तरह स्टैंड करेगा। तो यहाँ पे भी वो सेंटर्स की मर्जी पे रहते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो सेंटर पे डिपेंडेंट है, और चूंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे वो चले गए हैं। तो वही क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर सही है जिसमें स्टेट्स इस तरीके से सेंटर की मर्जी पर रहेंगे छोटे छोटे कामों के लिए, फंड्स के लिए, हर चीज़ के लिए। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे तीसरा, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट। अब कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल थीम ये है कि जो मेरीन एनवायरनमेंट है एशिया पैसिफिक रीजन में, आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है, और वहाँ पे जो मेरीन एनवायरनमेंट है दैट इज गेटिंग स्ट्रेन्ड, जियोपार्डाइजिंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो जियोपार्डाइजिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड दैट इज इन स्ट्रेन। अब हुआ क्या है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा है अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण से जो आपकी इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, उसकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। तीसरा, जैसे एक है लेवल ऑफ ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हुई है जिस कारण से फिश स्टॉक्स जो है वो एक तो वल्नरेबल हो गया है, और ये ओवर फिशिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है ना। देन मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, तो मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है कि जैसे पैसिफिक ही है तो वहाँ पे पूरा प्लास्टिक एक अपने आप में प्लास्टिक का ओशन बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्लास्टिक का ओशन बन गया है। तो प्लास्टिक जब वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा रहती है तो उससे होता क्या है, उससे मैरीन इकोसिस्टम एक तो पॉल्यूट होता ही होता है, दूसरे की जो मैरीन जो वो रहते हैं आपके प्लैंक्टन्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, वो सब भी प्रभावित रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऑलिव रिडली टर्टल की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोल्यूशन जो है, वेल्स हो गई आपकी या आपकी डॉल्फिन्स हो गई, इन सब की जाने भी है जो प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हो रही हैं। अब ऑथर ने यहाँ कहा है कि कोविड-19 के टाइम में क्या है, थोड़ा पोल्यूशन घटा है, लेकिन अब इस टाइम को हमको यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो हमको प्रयास करने चाहिए। अब ऑथर ने कहा कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, चेंजिंग सेल्स एक्सेलरेटिंग रीजनल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल ओशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, क्या रिपोर्ट थी, चेंजिंग सेल्स एक्सेलरेटिंग रीजनल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल ओशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक। अब इसकी जो बेसिकली ये जो रिपोर्ट निकाली वो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने निकाली, स्कैप ने निकाली, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि अगर 10 टारगेट्स हैं, जो आपका SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल 14 है, जिसको बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर, लाइफ
बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर का जो गोल है, गोल 14, इसके अंदर 10 टारगेट्स है, लेकिन डेटा जो है वो केवल 2 टारगेट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो डेटा केवल 2 टारगेट्स के लिए अवेलेबल है। दिस इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट, चेंजिंग सेल्स, एक्सेलरेटिंग रीजनल एक्शन फॉर सस्टेनेबल ओशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको जानना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। रेस्क्यूइंग इंडियंस लेफ्ट स्ट्रैंडेड बाय वॉर, डिजास्टर एंड पेंडेमिक। ये सुहासिनी हैदर द्वारा लिखा गया कमेंट है बेसिकली, और इसमें 3 ऑपरेशंस के बारे में है। ऑपरेशन राहत जो था वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 2015 में यमन से इवैक्यूएट करने के लिए, बेसिकली इंडियन सिटीजन्स को और फॉरेन नेशनल्स को यमन से इवैक्यूएट करने के लिए बेसिकली 2015 में ऑपरेशन राहत किया था, ठीक है ना। और दूसरा ऑपरेशन जो मेंशन है उस आर्टिकल में है ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी द्वारा टू इवैक्यूएट इंडियन, श्रीलंकन एंड नेपालीज नेशनल्स फ्रॉम आपका लेबनान वॉर से, लेबनीज नेशनल वॉर से इसको ऑपरेशन सुकून से रिलीज किया गया था। तो ऑपरेशन राहत वाज फ्रॉम यमन 2015, ऑपरेशन सुकून जो है वो आपका 2006 लेबनान वॉर से, लेबनान से रेस्क्यू करने के लिए किया गया था। और अभी जो कोविड-19 के टाइम में स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन वंदे भारत है। ओके, तो ऑपरेशन वंदे भारत अभी एट प्रेजेंट में चालू है, तो ये याद रखना है आपको। अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपका इंडिया रिमाइंड्स चाइना ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान। तो इंडिया ने चाइना को बोला है कि भैया गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन है वो इंडिया का रीजन है, इंडिया अपनी सॉवरेंटी उस रीजन में बताता है। अब क्यों ऐसा इंडिया ने को रिमाइंड करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि चाइना जो था वो हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को फॉर मेकिंग अ डैम, दाइमर भाषा डैम। ओके, तो दाइमर भाषा डैम को बनाने के लिए याद रखेगा, दाइमर भाषा डैम जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान आपका किस रीजन में आता है? वो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके वाले रीजन में आता है। दाइमर भाषा डैम वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान और चाइना जो है वो उसकी मदद से बनाने की बात चल रही है। इस कारण से इंडिया ने रिमाइंड किया कि भैया देख लो गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन है वो हमारा रीजन है, उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी डिलेड। अब बेसिकली हमने एक टेस्ट की बात की थी, चित्रा जीन लैम्प एन। ओके, तो ये श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI MST ने बनाया था इस टेस्ट को, जिसको चित्रा जीन लैम्प एन बोलते हैं। ये वायरस डायग्नोस्टिक, कोविड-19 का वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट था, ठीक है ना। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। लैम्प टेक्निक का यूज होता है, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। लैम्प मेथड जो होता है वो तेज तो होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात चल रही है एन जीन टेस्ट की, एन जीन टेस्ट की बात चल रही है। तो अभी जो टेस्टिंग हो रही है इंडिया में वो RT-PCR मेथड से होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिस पे होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका कि RNA निकाला जाता है, उसको मैग्नीफाई किया जाता है और फिर RNA स्ट्रैंड से निकाला जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब RT-PCR जो है वो 2 डिफरेंट जीन्स में फोकस करता है। तो इसको एनवेलप जीन बोलते हैं और दूसरा RDRP यानी कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जीन। WHO बोलता है E एंड RDRP टेस्ट, लेकिन USA जो है वो आपका एन जीन टेस्ट बोलता है, ठीक है ना। तो USA एन जीन टेस्ट की बात करता है, लेकिन WHO आपका RT-PCR टेस्ट की ही बात करता है। इंडिया में भी RT-PCR टेस्ट ही हो रहा है, लेकिन चित्रा ने जो SCTI MST जो इंस्टीट्यूट है, इसने जो चित्रा जीन लैम्प एन बनाया है वो एन जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है। CBDT नोटिफाइज रिडक्शन इन TDS एंड TCS न्यूज़ थी। अब CBDT के बारे में देख लेते हैं। CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक स्टैट्यूटरी बेसिकली आपकी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 से बनी थी। इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है एंड ये एडमिनिस्टर होती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स, रेवेन्यू, लेजिस्लेशन, कंप्यूटराइजेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल विजिलेंस, ये सारे काम बेसिकली इसको देखने वो रहता है। मेंबर्स जो CBDT के हैं वो IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से आते हैं। फंक्शंस इसके आप सबको पता है, डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू लिविंग एंड कंट्रोलिंग द डायरेक्ट टैक्सेस, उनको करता है। दूसरी चीज़ की फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ बनाने का काम करता है। सुपरविजन ऑफ द इंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे काम बेसिकली ये करता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।